नमस्कार साथियों। आज हम बात करना चाहेंगे 1857 की क्रांति के विषय में, क्योंकि साथियों मुझे लगता है कि ऐतिहासिक षड्यंत्रों, हमारी उदासीनता या फिर शिक्षा नीति की कमी के कारण 1857 में जो घटनाक्रम हुआ था उसको कहीं न कहीं या तो हम कम आंकते हैं या फिर उसका नकारात्मक दृष्टि हमारे मन में रहती है। उसके फेल्योर के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, पर अचीवमेंट्स क्या थे और क्या क्या वीरतापूर्ण कार्य हुए उस कालखंड में, उसकी चर्चा बहुत कम होती है। तो साथियों, सबसे पहले 1857 की क्रांति क्या थी, इसके बारे में जब हम जानना चाहेंगे तो इसमें दो धड़े चलते हैं। एक धड़ा ये कहता है कि ये तो जस्ट एक रिवोल्ट था, कुछ सिपाहियों को कुछ बात नागवार लगी थी और उन्होंने हथियार उठा लिया सत्ता के खिलाफ। लेकिन एक दूसरा धड़ा ये कहता है कि नहीं, वो तो सुनियोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जी। स्वतंत्रता की वो लड़ाई थी, वो स्वराज की बात की गई थी उसमें। तो अब समझते हैं पृष्ठभूमि में हुआ क्या था। तो 1600 में हम सब जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी और व्यवसाय के लिए वो कंपनी आई थी और धीरे धीरे व्यवसाय अपना फैलाते चले गई। और उसके साथ साथ कुछ देसी रियासतों से समझौते या फिर उन पर आधिपत्य जमाकर अपना साम्राज्यवादी विचार वो थोपने लग गई। और सबसे बड़ा घटनाक्रम हुआ जब 1757 और 1764 के पलासी और बक्सर के युद्ध में जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, तो वहाँ से 1764 के बाद से तो लगभग भारत के बड़े क्षेत्रफल, बड़े भूभाग पर सत्ता आधिपत्य स्थापित हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट का। और वहाँ से हम एक तरह से गुलामी का दंश झेलना हमने प्रारंभ किया। गुलामी का दंश तो हम हजारों सालों से झेल रहे हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ों की गुलामी की बात यहाँ पर हो रही है। अब जब इसको दो धड़ों में साहित्य इतिहासकारों ने जब बात करनी शुरू की, तो कुछ इतिहासकारों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं और बात क्या बताई गई, क्योंकि बाद में तो अंग्रेज़ों को ही जीतना है और 1857 का जो लक्ष्य था वो उद्देश्य पूरा तो नहीं हुआ। लेकिन उसके बारे में जब बाद में इतिहासकारों ने कहना शुरू किया तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ परिस्थितियाँ क्या रही होगी। ब्रिटिश दमनकारी नीतियाँ, गुलामी की मानसिकता, हमको अपना बचाव, अपनी रक्षा सबसे पहले करनी होती थी। अंग्रेज़ों के नज़र में हम बुरे ना बन जाएं। और उसमें भी एक बड़ी बात थी कि जो इतिहासकारों का एक बड़ा समूह था, जो प्रभावशाली था, वो खुद अंग्रेज के ही लोग थे, अंग्रेज ही थे। तो जॉन लॉरेंस ने कहा है यह केवल सैनिक विद्रोह था और कुछ नहीं था। भाई सेना में कुछ बातों को लेकर एक विद्रोह की ज्वाला भड़की और उन्होंने एक रिवोल्ट किया था, बाद में उसको दबा लिया गया। ऐसा बहुत छोटी सी एक बात हुई थी। एलियार रिज साहब कह रहे हैं कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था ये। अब यहां पर जरा बात करनी पड़ेगी कि ये धर्मांध कौन है और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध क्यों कर रहे थे। तो आप यूरोप के रहने वाले लोग व्यवसाय करने भारत आते हो, भारत में व्यवसाय करते करते राजनीतिक रोटी सेकने लगते हो, आधिपत्य जमा लेते हो, ईसाई मिशनरियों को भारत लेकर आते हो, नए नए चर्च बनाते हो। और 1857 की तो बात छोड़िए, 2020 में जब ये हम बात कर रहे हैं तो हम सब देखते होंगे लगभग हर शहर में ईसाई मिशनरियाँ किस तरह से छलपूर्वक या लालचपूर्वक मतांतरण धर्मांतरण करते हुई सफ़ेद चोले में साफ साफ दिखती है। तो आप लोग वहाँ से आए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान यहाँ दोनों मिलकर रहते थे और उनके बीच में आकर अपने धर्म का छलपूर्वक प्रसारण किया, प्रचार किया, मतांतरण किया यहाँ के लोगों का। और अगर इनमें से आपकी दमनकारी नीतियों के विरुद्ध कुछ लोग खड़े होकर आवाज़ उठाने लग गए तो आप उनको इतिहास में नाम देते हो कि वो लोग धर्मांध हैं, हिंदू और मुस्लिम धर्मांध हैं और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं वो लोग। तो 1857 में और कुछ नहीं था रिज के अनुसार कि ये धर्मांधों का युद्ध था ईसाइयों के खिलाफ। अब एक बात यहाँ पर और समझनी पड़ेगी। जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेज अपने को वर्ण के अनुसार, बनावट के अनुसार और जो सोफिस्टिकेटेड तरीका था, सूट पहनते थे, चाल उनकी ऐसी थी, तो वो लोग
उन लोगों ने एक ऐसा एक एनवायरनमेंट, एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया था कि हम लोग तो एक विशेष भगवान को मानने वाले लोग हैं, विशेष धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बहुत श्रेष्ठ हैं, हम लोग बहुत श्रेष्ठ हैं, हम लोग बहुत न्यायोचित लोग हैं, और हम लोग तो इस पूरी मानवता को बहुत आगे लेकर जाने के लिए आए हुए हैं, और भारत के लोग, आप लोग तो बहुत पिछड़े लोग हो। जबकि इतिहास में अगर देखा जाए तो विश्व बंधुत्व का पाठ स्वामी विवेकानंद और उनके गुरुओं तक अगर आप पहुंचो, या बहुत, मतलब ये तो अथाह सागर है। भारत की आध्यात्मिक चेतना के बारे में जितनी बात की जाए उतनी ही कम होगी। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग श्रेष्ठ हैं और हम लोग बने हैं शासन करने के लिए। हम लोग शासन आपके ऊपर इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी दिन दशा ठीक हो जाए। आप लोग तो बहुत परेशान लग रहे हो यहाँ पर, अब हम लोग आ गए हैं, आप लोग चिंता मत करो। और उनकी यह नीति फिर से, उस समय को तो छोड़िए, आज भी हम देखते हैं तो अंग्रेज़ों की गुलामी की मानसिकता हमारे समाज में बहुत अधिक देखने को मिलती है। उनके पूजा पद्धति, उनके संगीत, उनकी खाना पीना, उनका, और अंग्रेजी भाषा ही अपने आप में, कई बार हम देखते हैं अंग्रेजी को श्रेष्ठ समझते हैं। जो अंग्रेजी बोल पाता है उसके सामने हम अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं कि अरे बाप रे, ये तो बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे हैं, मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती, तो मैं शायद इनसे इन्फीरियर हूँ, वो मेरे से सुपीरियर है। तो ये सब और कुछ नहीं है, विशुद्ध गुलाम मानसिकता है। और वो यहाँ से शुरू हुई थी। अंग्रेजों ने एक ऐसा वातावरण बनाया और हम लोग मानने लग गए। अब जब पूरी तरह से बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने आधिपत्य जमाया और विस्तारवादी जो उनकी नीति थी, उन नीतियों के कारण उन्होंने नए नए कानून बनाने शुरू किए। जमींदारों की ज़मीन हड़पी जाने लगी, और ज़मीन हड़पी नहीं तो ऐसे ऐसे कर नए नए लेकर आने लगे, ऐसे ऐसे नियम बनाने लगे कि ज़मींदारों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब रहने लगी। होम्स, टी.आर. होम्स कह रहे हैं, ये वहाँ के जो एक राजनीतिक धड़ा होता है जिनको हम कहते हैं कंजर्वेटिव, उनके ये सपोर्टर थे। उन्होंने कहा, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध। अब ये भी बात समझने वाली है, हम लोग बर्बर हैं, वो लोग बड़े सभ्य लोग हैं। वो अंग्रेज यूरोप से भारत आए व्यवसाय करने के लिए और आधिपत्य जमा लिया। ये लोग तो बड़े सभ्य लोग हैं, ये तो सभ्य लोग करते हैं, कहीं और से कहीं और चले जाओ और उनके ऊपर शासन करने लगो। ये लोग तो बड़े सभ्य लोग हैं, और हम लोग बर्बर हैं। जो हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने जो झंडा उठाया 1857 में, उनको बोला गया कि ये तो बर्बर लोग थे, ये सभ्य लोगों को देखना नहीं चाहते, इन लोगों को समस्या है सभ्य लोगों से। ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। मजूमदार जी ने कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, कुछ लोगों ने जब कहना शुरू किया कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, तो मजूमदार कहते हैं ये तथाकथित जो है, ये ना तो प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय है, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। ये कुछ नहीं है, पहली बार नहीं हुआ है, बहुत लोगों ने बहुत बार रिवोल्ट किया है। ना तो राष्ट्रीय है, ये राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं हुआ है, और स्वतंत्रता संग्राम तो ये है ही नहीं। ये जितना बढ़ा चढ़ाकर आप लोग बता रहे हो, ये बिल्कुल नहीं है। अब इन सब वक्तव्यों के पीछे हम कारण बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अंग्रेजों का राज था, उनके खिलाफ कौन बोल सकता है? उन्हीं के इतिहासकार, उन्हीं की व्यवस्थाएं, और उन्हीं के खिलाफ कौन बोल सकता है? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांध सकता है? एक नाम यहां पर आ रहा है, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। निश्चित रूप से विनायक दामोदर सावरकर जी एक आंदोलनकारी ऐसे थे जिनकी योजनाएं और जिनके आंदोलन इतने प्रभावी हुए, इतने तेजवान हुए, इतने यशस्वी हुए। लंदन जाकर किस तरह से वहाँ काम करना, और अंग्रेज़ों ने इनको बंद कर दिया लाकर सेल्युलर जेल में, काला पानी की सज़ा दे दी। हालांकि आज़ादी के, स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद भी, बाद में तो चूंकि बहुत प्रबल एक राष्ट्रवादी सरकार नेहरू जी की बन गई थी, इसलिए इन लोगों को सामने इनके विचारों को आने नहीं दिया, बल्कि नकारात्मकता बहुत परोसी गई कि माफ़ी मांग ली थी उन्होंने, अंग्रेजों से माफ़ी मांग ली, इसलिए ये गलत हो गए। ये नहीं बताया गया कि कौन सा ऐसा कारण रहा होगा कि उनको काला पानी की सज़ा दी गई थी। नेहरू जी ने कितनी सज़ा भोगी थी, हम सबको ठीक से पता है। तो हालांकि अब जाकर कुछ वर्षों से जो नई सरकारें आई हैं, तो अब उन सरकारों ने इनको एक सम्मान, उचित सम्मान देने का काम ज़रूर कर रही हैं। तो इन्होंने पहली बार 1909 में एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का शीर्षक था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
1909 हम समझ सकते हैं, ये भी गुलामी का कालखंड था और विनायक दामोदर सावरकर ने एक बड़ा साहस का परिचय दिया और उन्होंने पुस्तक लिखी कि 1857 में जो क्रांति हुई थी वो और कुछ नहीं थी, वो दैट रिवोल्ट वाज नथिंग बट द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। और जब बात होती है तो जो पहला धड़ा है वो कहता है कि नहीं नहीं, ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, क्योंकि अगर होता तो कुछ इतिहास में तो कहीं कुछ मिलता। तो दूसरा धड़ा कहता है कि भाई इतिहास में कैसे मिलेगा, लिखेगा कौन आपके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ कौन लिख सकता है, और लिखेगा, लिखा भी होगा तो 57 के जब स्वतंत्रता संग्राम 59 में सब कुछ समाप्त हो गया था, तो 59 के बाद अंग्रेजों ने अगर कहीं दस्तावेज होगा भी तो वो सब जला वाला दिया होगा, फाड़ के फेंक दिया होगा, कहाँ मिलेगा आपको लिखित। और ये लिखित इतिहास का भी एक कॉन्सेप्ट है। लिखित इतिहास, यूरोप से हमारी मानसिकता ऐसी आ गई है कि लिखा हुआ हमने कहीं पढ़ लिया तो वो बात मानी जाएगी, लेकिन हमारे इस परंपरा में तो सुनकर और समझकर इतिहास एक दूसरे को बताकर और इस तरह से परंपराओं में आगे बढ़ती है। लिखित इतिहास का बहुत अधिक प्रचलन हमारे यहाँ नहीं है, अब जरूर, क्योंकि विदेशी प्रणाली बहुत अधिक भारत में घर कर गई है तो ये चीज़ होने लगी है। तो उसका उत्तर यही दिया जाता है कि उनके खिलाफ लिखने की किसी को की क्षमता नहीं थी, और लिखा भी होगा तो उसको मिटा दिया गया होगा। अब इस क्रांति के कारण क्या थे, तो राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, तात्कालिक आदि कारण थे। अब एक बार मैं अगर इसको समराइज करूं कारणों में, तो कुछ जो प्रमुख कारण थे वो ये थे कि एक तो सबसे पहली बात, जो आपने देशी रियासतों के साथ अन्याय करना शुरू किया, आप उन पर भी अपना आधिपत्य जमाने लग गए, उन पर अपने नियम थोपने लग गए। आप कर प्रणाली, आप हर बार नई नई कर प्रणाली लेकर आने लगे जो बहुत अधिक अन्यायपूर्ण थे। आपने धार्मिक रूप से भेदभाव शुरू किया। आप ईसाई मिशनरियों के माध्यम से धर्मांतरण का बहुत बड़ा काम आपने व्यापक स्तर पर करना शुरू कर दिया। तो हिंदू मुस्लिम जो भी लोग हैं वो सब अपने धर्म को लेकर बहुत अधिक सजग रहते हैं, और उनको अगर ऐसा लगता है कि हमारे धर्म पे आघात हो रहा है तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी हम सब जानते हैं। आर्थिक कारण भी थे, बहुत सारे कर लगा दिए गए थे। सैनिक कारण, सैनिकों में बड़ा रोष था, क्योंकि ऐसे जो नियम बने थे सैनिकों में, एक तो 1 रैंक 1 पेंशन जो आजकल वो चल रहा है, वैसा ही सैनिकों में ऐसा नहीं था कि सेम रैंक पर जो सैनिक होगा उसकी सैलरी, उसकी तनख्वाह वही होगी, ऐसा भी नहीं था। सैनिकों में जो भारत के सैनिक थे, अब यहाँ पर ये समझना है, जो भारतीय थे और उस समय अंग्रेजों के लिए काम करते थे सेना में। दूसरा ये था कि इन्होंने, टी.आर. होम्स ने बताया है कि अगर कोई भारतीय सैनिक जो बहुत अधिक बहादुर हो, बहुत अधिक वीर हो, और इसके बाद भी अगर 30 वर्षों तक सेना में उसने अगर वीरतापूर्वक कार्य किया, बहुत अच्छे अच्छे काम, और वीरता ऐसी जैसे हैदर अली के बारे में बताते हैं बहुत अधिक वीरता थी, तो हैदर अली जैसा वीर सैनिक हो और 30 वर्षों तक निष्ठापूर्वक सेवा में लगा हो, उसके बाद भी उसकी वो रैंक या वो स्थिति नहीं होगी सेना में कि एक विदेश से, यूरोप से, इंग्लैंड से एक नया रंगरूट, नए बहाली करके आ जाए और उसके ऊपर शासन करने लगे, उसके ऊपर उसका बड़ा अधिकारी नियुक्त हो जाए। तो ये औकात थी भारतीयों की सेना के अंदर, ये व्यवहार था भारतीयों के साथ सेना के अंदर। तो एक बड़ा रोष पहले से था। और तत्कालिक कारण में सीधा संबंधित है यहाँ सैनिक कारण से। तत्कालिक कारण में जो एनफील्ड राइफलों के अंदर जो बुलेट्स, जो मैगजीन डालते थे, उसमें मांस और चर्बी युक्त मैगजीन, इस बात को लेकर एक बड़ा जागरण हुआ कि गाय और सुअर का मांस भी, उसकी चर्बी भी उसमें प्रयोग कर रहे हैं, और वो एनफील्ड बुलेट को दांत से खींचना होता था। तो दोनों तरफ के धर्म के लोग, हिंदुओं को गाय माता होती है, मुसलमानों को सूअरों से बहुत घृणा होती है। तो इस तरह के का एक ऐसा वातावरण बना कि धार्मिक रूप से बहुत अधिक उद्वेलित हुए ये दोनों वर्ग। और ये सबसे बड़ा तात्कालिक कारण था जिसने मंगल पांडे को एक अधिकारी की हत्या करने पर विवश कर दिया। तो वो जो घटना हुई मंगल पांडे की, उसके बाद से बहुत योजनाबद्ध तरीके से रोटी और कमल निशान चला था, और साधु महात्मा लोग पूरे देश में घूमते थे
और किसी न किसी बहाने से किसी न किसी गांव में जाकर जन जागरण व्यापक रूप से अभियान में लगते थे। और बाद में ये सैनिकों से शुरू होकर विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों, वकीलों और हर वर्ग में और देशी राजाओं को भी उसमें जोड़ा। हालांकि इसकी जब विफलताओं के कारण में जाएंगे तो बहुत बड़ा कारण यही था कि हमारे देशी रियासतों ने बहुत अधिक राष्ट्रद्रोह करने का काम किया था। वो अपने स्वार्थ के कारण अंग्रेज़ों का साथ देते चले गए और इस वजह से कहीं ना कहीं ये आंदोलन जैसा परिणति इसकी होनी चाहिए थी, जैसी योजना थी, वैसी सुचारू रूप से ये चल नहीं पाई। लेकिन फिर भी इस क्रांति ने एक मानसिकता को अवश्य जन्म दिया। वो मानसिकता ये थी कि नहीं, तुम विशेष भगवान द्वारा भेजे गए हमारे ऊपर शासन करने के लिए ऐसे लोग बिल्कुल नहीं हो। हम आपकी चूलें हिला सकते हैं, हम आपके सामने एक दीवार बनकर खड़े हो सकते हैं। और इसी मानसिकता ने कहीं ना कहीं एक क्रमबद्ध सिलसिलेवार तरीके से 1947 तक चरणबद्ध आंदोलन को जन्म दिया था और 1947 में अंग्रेजों को भागना पड़ा। तो इस आंदोलन को पूरी तरह से विफल मानने वाले लोग गलत मानते हैं। इस आंदोलन का बहुत अधिक महत्व अवश्य है। अब हम दूसरे कड़ी में बात करेंगे वीर बाबू कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में अनेक नेतृत्व करता थे। अब विफलताओं में एक कारण ये भी था कि क्षेत्रीय नेतृत्व तो थे, मैसूर में कोई नेतृत्व कर रहा है, जयपुर में कोई नेतृत्व कर रहा है, दिल्ली मेरठ में कोई नेतृत्व कर रहा है, अवधपुरी में कोई नेतृत्व कर रहा है, पटना में कोई नेतृत्व कर रहा है, रीवा में, झांसी में, हर जगह स्थानीय जो लोकल लीडरशिप कहते हैं वो तो है, लेकिन हायरार्की में कोई ऐसा चेहरा नहीं बन पाया जो राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कर सके। तात्या टोपे, बाबू कुंवर सिंह, झांसी की रानी, ऐसे अनेक लोगों ने अपने अपने स्थान पर तो मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन एक बड़ा व्यापक नेतृत्व नहीं मिल पाया। तो एक कारण वह भी था। अब हम देखेंगे कि बिहार कैसे संबंधित है 1857 की क्रांति के साथ और बाबू कुंवर सिंह का क्या रोल है इस पूरी घटना में। उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। भल भल बहता था लहू मगर, भल भल बहता था लहू मगर, वह वीर भयंकर लड़ता था शेष एक हाथ बचा पर, था शेष एक हाथ बचा पर, शौर्य देखते बनता था। गर प्रथम वीर 57 का वह भीष्म पितामह न होता, गर प्रथम वीर 57 का वह भीष्म पितामह न होता, स्वतंत्र देश का सपना भी इतना सरल न होता। अब आप समझिए इस बात से, एक तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि 1777 में जन्म हुआ, 1857 में यह क्रांति हुई, तो 80 साल के वो व्यक्ति थे, 80 साल की उम्र थी उनकी। और बिहार में शाहाबाद क्षेत्र है, उसमें भोजपुर ज़िले में एक जगदीशपुर नाम का एक ग्राम है, अनुमंडल है, उसमें आपकी रियासत थी बाबू कुंवर सिंह की। तो अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी, हमने पढ़ा, अभी देखा कि राजनीतिक कारण थे, तो उसमें शोषणकारी और साम्राज्यवादी नीतियाँ थी, जिसकी वजह से जो देशी रियासतें थी या फिर ज़मींदार थे उनको बहुत अधिक शोषण का सामना करना पड़ा। इनको भी आर्थिक चोट इनके परिवार पर बहुत अधिक पड़ी थी। तो एक बड़ा असंतोष घर करके बैठा था, एक बड़ा असंतोष पहले से था। और इस बीच में मंगल पांडे जी ने इधर अंग्रेज़ की हत्या की और एक बड़ी योजना बनती है। 10 मई को मेरठ के कुछ क्रांतिकारी युवा सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली जाकर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं, बहादुर शाह को राजा घोषित कर देते हैं। और ये सब होने के साथ अब ये थोड़ी गड़बड़ हो गई थी यहाँ पर। 10 तारीख को जो पहुँच गए अति उत्साह में, योजना थी शायद 29 मई को, और 10 मई को ही दिल्ली पहुँच गए थे। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेज़ों को एक मौका मिल गया। एक तो क्योंकि मेरठ से कुछ युवा गए थे, जो दादरी और बुलंदशहर में भी फैल गया था वो जल्दी, तो योजना के अनुसार 29 मई को फैलाना था और 10 तारीख को ये लोग पहुंच गए थे। तो अंग्रेज़ों को एक तो जानकारी हो गई कि ऐसा कुछ चल रहा है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, सभी हथियारों को जमा कर लिया, जो भी भारतीय सैनिक हैं उन सब के हथियारों को जमा कर लिया और उसको दमनकारी नीतियों को चलाने का उनको मौका मिल गया था। तो इस बीच में बिहार में अगर बात किया जाए तो बिहार की जो धरती है, बिहार की धरती ने हमेशा ही वीरों को जन्म दिया है। वैसे तो भारत भूमि ही कण कण में सोया शहीद, हर कण में यहाँ पर बड़ा धरती माता को माता के रूप में देखना
और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और इसके लिए प्राणों को न्यौछावर कर देना हंसते हंसते, एक बड़ी लंबी श्रृंखला है। लेकिन बिहार के लोग भी, अब बाबू कुंवर सिंह को देखें तो एक तो भोजपुरिया आन बान थी और राजपूती स्वाभिमान, इन दोनों का मिश्रण था इनके अंदर। और बिहार में अभी हमने फिलहाल देखा है जो गलवान घाटी में संघर्ष हुआ, उसमें बिहार रेजिमेंट ने जब वीर बजरंगी और बोलो बजरंग बली की जय करते हुए वहाँ युद्ध घोष के साथ सेना टूट पड़ी, तो बड़े बड़े वीर बहादुर जो दुश्मन होते हैं उनकी भी चूलें हिल जाती है, उनको भी स्तब्ध कर देने वाले वो बहादुर सैनिक बिहार के होते हैं। और मतवाले जैसे होते हैं, एक लगन लग जाती है उनको, तो फिर देखते नहीं हैं कि इसमें जान जानी है या क्या जाना है, वो बस झोंक देते हैं अपना सब कुछ जितना हो सकता है। तो बड़ा ये एक दीवानापन होता है बिहार के लोगों के अंदर, अगर किसी बात के लिए जुनून आ जाए तो। अब बाबू कुंवर सिंह के बारे में समझें अगर हम, तो एक व्यापक असंतोष था, और ये जो क्रांति की ज्वाला थी बिहार पहुंची, अब इस समय झारखंड में देवघर है, देवघर के एक गांव से ये क्रांति शुरू हुई। 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट थी, वहाँ के सैनिकों ने विद्रोह करना शुरू किया, वहाँ के अधिकारी को मारा और वहाँ से चले मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के भी सैनिकों को साथ लिया, मुजफ्फरपुर से आए दानापुर, और ये क्षेत्र कई सारे जगहों पर ये करते हुए अपना नेतृत्व चुन लिया वीर कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह को। और आरा में एक व्यापक संघर्ष हुआ, अंग्रेजों को आरा से और उस भोजपुर क्षेत्र से, जगदीशपुर से, आरा से आधिपत्य जमा लिया और अंग्रेजों को भगा दिया। हालांकि बाद में फिर, क्योंकि अंग्रेजों की शक्ति बहुत अधिक थी, उनके पास बड़े विध्वंसकारी तोप होते थे और सेना भी उनके साथ बड़ी थी, उनके साथ ट्रेंड आर्म फोर्स होते थे, और उतनी ट्रेनिंग हमारे विद्रोहियों को नहीं थी। अब अंग्रेजों ने वापस इनसे ले लिया जगदीशपुर का क्षेत्र। तो अब देखिए, आप इस बात को समझिए कि 80 साल के वो बुजुर्ग व्यक्ति जिनको अब इस उम्र में आराम की आवश्यकता होती है, अब आप समझिए 80 साल में जीता, पहले वो सारा क्षेत्र अंग्रेजों से मुक्त कराया और कुछ वर्षों तक वो स्वतंत्र रहा था। और उसके बाद जब अंग्रेजों ने वापस उनसे ले लिया, तो बात तो ये भी कही जाती है कि अंग्रेज चाहते थे कि इनके साथ समझौता हो जाए, ये भी अपना कुछ जमींदारी देखते रहें और सरदर्द हमारे दूर रहे हमसे, इनको भी सुलझाकर अपने साथ लगा लिया जाए। ये नहीं मानते हैं और ये वहाँ से पश्चिम की ओर निकल जाते हैं, और पश्चिम की ओर कानपुर, आजमगढ़, बलिया, इधर रीवा, झांसी तक तात्या टोपे जी से मिलते हैं। तात्या टोपे भी एक इस स्वतंत्रता संग्राम के, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था, इसके एक बड़े नायक तात्या टोपे जी भी हैं, उनके साथ भी इनकी मुलाकात होती है। और जहाँ जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ के ज़मींदारों को समझाते हैं कि आप संघर्ष कर सकते हो, और करवाते हैं। और इस तरह से एक बड़ा आंदोलन इस पूरे क्षेत्र में, यानी अभी देखा जाए तो अभी बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का भी एक बड़ा क्षेत्र, और रीवा वगैरह तो मध्य प्रदेश में आता है। तो यानी आप समझ सकते हैं कितने बड़े क्षेत्र में एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा करना, संघर्ष खड़ा करना, हिंसक आंदोलन खड़ा करना एक 80 साल के वृद्ध व्यक्ति ने करके दिखाया। आजमगढ़ की तो अतरौलिया की वो लड़ाई कहानी बताते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही जो छापेमार नीति थी, छापेमार युद्ध कौशल जो है, उसके अनुसार ये कहीं कहीं पीछे हट जाते थे। अतरौलिया में जब संघर्ष हुआ तो इन्होंने हार मानकर पीछे हो गए, और इस बात की खुशी में एक जो जगह है, एक जंगल में अंग्रेज सिपाही बैठकर रोटी खा रहे थे। उन्होंने अपने आप को जीता हुआ मान लिया था और आराम से बैठ कर रोटी खा रहे थे। इतने में पीछे से ये आते हैं और छापेमार की तरह आकर उन पर हमला करते हैं और उनको हरा देते हैं, और फिर से आजमगढ़ और उस अतरौलिया को जीत लेते हैं। तो ऐसे हारना तो जैसे इन्होंने सीखा ही नहीं था, पराजय तो क्या होता है इन्होंने देखा नहीं। और वापस अब इनको अपने जीवन के अंतिम समय में अपने जगदीशपुर में जाने की इच्छा हुई। तो अंग्रेज़ों ने, अब आप समझ सकते हैं इनकी इंटेंसिटी कितनी थी, अंग्रेज़ों ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी थी, चाहे वो सैन्य शक्ति हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, उनके गुप्तचरों को भी लगा दिया था इनके पीछे। और गंगा नदी पार करके ये जगदीशपुर की तरफ जाते हुए अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर फायरिंग की, इनके दाएं हाथ की कलाई में गोली लगी, बहुत अधिक रक्तस्राव हुआ, और खून बहने के कारण अब इनको ये लगा कि शरीर में
फैल जाएगा ये संक्रमण, तो इन्होंने अपनी कटार से हाथ को काटकर माँ गंगा को समर्पित कर दिया। वहाँ से गांव आए, और क्योंकि रक्तस्राव बहुत अधिक हो गया था और सेप्टिक बहुत फैल गया था, तो इनका शरीर पूरा हो गया। लेकिन एक बड़े इतिहासकार ने जो इनके बारे में बताया, वही बात एक तरह से बाबू कुंवर सिंह के जीवन को पूरी तरह से आपके सामने, उनका महत्व कितना था, उनका संघर्ष कैसा था, उनकी क्षमताएं कैसी थी, उनका नेतृत्व कैसा था, उनकी जिजीविषा कैसी थी, उनकी जीवटता कैसी थी, ये सारी बातें उनके पूरे व्यक्तित्व को रख देने के लिए ये बात काफ़ी है। आप देख लीजिए, टी.आर. होम्स एक अंग्रेज इतिहासकार कहता है, उस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। यह गनीमत थी कि युद्ध के समय कुंवर सिंह 80 वर्ष के थे। अगर जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। तो ये थे बाबू कुंवर सिंह। अब मैं आप सबसे ये अपील करूंगा और उम्मीद करूंगा, आप लोग यही हमारे साथ समस्या है कि हम कहीं ना कहीं किसी दूसरी दौड़ में दौड़ रहे हैं और अपने इतिहास से दूर होते चले जा रहे हैं, इतिहास को वो महत्व नहीं दे रहे हैं। और आप याद रखिए, जो पीढ़ी अपने इतिहास को भूल जाती है, उस पीढ़ी के बाद आने वाली पीढ़ी फिर इतिहासों में अपने पुरानी पीढ़ियों को ढूंढ नहीं पाती है। फिर वो इतिहास आपका कुछ इतिहास होगा ही नहीं कि आपके आने वाली पीढ़ी आपको जाने और समझे। तो अपना इतिहास को लेकर आपको गर्व, आपको स्वाभिमान, हम क्या हैं, हम किनके वंशज हैं, हम किस परंपरा के तत्व हैं, हम किस एलिमेंट के न्यूक्लियस हैं, हम किस एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, एलिमेंट्स हैं। हम एलिमेंट तो अपने आप को समझे, हम कौन सा एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप में का वो स्वाभिमान समझना होगा, नहीं तो फिर जैसे इतिहास के काले पन्ने होते हैं, वैसे ही हमारी ये पीढ़ी भी काले पन्ने में ही दफन हो जाएगी, और ये निश्चित है। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े शूरवीर जो हुए, जिनके ऊपर हम सबको गर्व करना चाहिए, और गर्व करते भी हैं, और नहीं करते हैं तो करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज की अपनी इस चर्चा को समाप्त करता हूँ।